और दोस्तों, जीसी एक्सपर्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राहुल सर। और हमने जो बैच स्टार्ट किया है ए टू जेड झारखंड जी के बैच, तो उसी के तहत आज हम लोग देखेंगे मांझी परगना शासन प्रणाली के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने कौन सी बैच स्टार्ट की है? ए टू जेड झारखंड, ठीक है, जी के बैच। ये जो बैच है मेरे प्यारे बच्चों, ये झारखंड में जितने एक प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं, चाहे वो जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, इसके अंतर्गत जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा आते हैं, सभी एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है ए टू जेड झारखंड जी के बैच। इस बैच में आपको झारखंड की, बोला जाए तो एकदम स्टार्टिंग से लेके अंतिम तक पूरी अ, संपूर्ण अध्ययन, एक तरह से बोल सकते हैं, वो किया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो शासन व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे थे, उसी की अगले कड़ी के रूप में हम लोग आज जानेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था। ठीक है, मांझी परगना शासन प्रणाली के बारे में आइए जानते हैं। स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं। देखिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मांझी परगना दिख रहा है आपको, तो ये कौन से जनजाति से संबंधित है, पहले ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये जो है ये मांझी परगना हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। देखिए, ये रहा आपका मांझी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मांझी परगना। तो ये जो है ये संथाल जनजाति से रिलेटेड है। ठीक है, किस जनजाति से रिलेटेड है? संथाल से रिलेटेड है। आप लोग संथाल के बारे में जानते होंगे। ये जो संथाल जनजाति है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, ये झारखंड में जितनी भी जनजातियां पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन होती है, ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं सर्वाधिक पॉपुलेशन, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है ये मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले जानेंगे संथाल जनजाति के बारे में कि संथाल जनजाति का जो जनक क्या था, और इसके बारे में जो सामान्य परिचय होता है उसको जानते हैं। देखिए, संथाल जनजाति के जो जनक होते हैं, देखिए मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूँ, एग्जाम की दृष्टि से सभी चीजें महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा। देखिए, जनक की बात करेंगे, किसका जनक? संथाल जनजाति के जनक के बारे में। तो लुगुबुरु, क्या नाम है? लुगुबुरु, उसको संथाल जनजाति का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चों। बात करेंगे भौगोलिक विस्तार की। तो देखिए, संथाल जनजाति जो होती है, वो झारखंड में कहाँ कहाँ पाई जाती है? भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे। तो नाम से क्या लग रहा है आपको? संथाल, तो संथाल परगना में सबसे ज्यादा विस्तार इसका होगा। ठीक है, हजारीबाग के क्षेत्र में भी संथाल जनजाति निवास करती है। कोल्हान में भी निवास करेंगे, रांची में भी पाई जाती है। इसके अलावा झारखंड के अन्य भागों में कुछ एक मात्रा में पाई जाती है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये झारखंड हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका झारखंड। जैसे भी बन रहा है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग, है ना। तो ये हो गया आपका झारखंड। तो ये हो गया संथाल परगना आपका। ये एसपी में हम लिख रहे हैं, ऐसे संथाल पी से परगना। ये जो रीजन है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका कोल्हान। कौन सा रीजन है? कोल्हान। यहाँ पे भी संथाल पाई जाती है। ये जो रीजन है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला रीजन, ये हो गया आपका हजारीबाग। और यहाँ पे जो है वो रांची हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा झारखंड के अलग अलग हिस्सों में भी पाई जाती है संथाल। ठीक है, कुछ एक मात्रा में। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, संथालों का जो निवास स्थान है, ये जो संथाल है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो निवास स्थान है उसको क्या कहा जाता है? उसको दामिनी कोह कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। आगे बात करते हैं कि संथालों का ये प्राचीन क्षेत्र कहाँ पे है? कौन सा क्षेत्र? प्राचीन क्षेत्र। तो प्राचीन क्षेत्र की बात करेंगे, यानी संथाल पहले कहाँ पे रहते थे। देखिए, संथाल जो थे पहले साउथ एक जगह है। आप जाइए, जब वेस्ट बंगाल चलेंगे तो वेस्ट बंगाल में, ठीक है, एक जगह है मिदनापुर। मिदनापुर में भी, उसके अंदर भी एक जगह है साउथ। ठीक है, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल के मिदनापुर में एक जगह है साउथ, वहां पे ये देखिए, आप लोग देख सकते होंगे। ठीक है, इधर झारखंड का ये ईस्ट है, यानी ये वेस्ट बंगाल का एरिया हो गया आपका। ये किधर हो गया? वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया आपका। तो इधर है, यहाँ पे हो गया आपका साउथ। कौन जगह पे पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? मिदनापुर में पड़ता है, ये मिदनापुर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले संथाल रहते थे। तो संथाल देखिए, अब इसकी कहानी हम बता रहे थोड़ा सा। संथाल क्या किए
कि यहाँ से माइग्रेट होके ये लोग चले आए यहाँ पे, कहाँ पे, हजारीबाग में एक जगह है, ये रहा आपका हजारीबाग, ये चाय चंपा दिख रहा है ना आपको, ये रीजन किसका रीजन है, ये हजारीबाग का रीजन है, ठीक है, ये हजारीबाग क्षेत्र है। तो हजारीबाग के जो चाय चंपा होते वहां पे चले आए, लेकिन जब साउथ से चले कहाँ पे आ गए, चाय चंपा, हजारीबाग के। अब यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति थे, मलिक बयां बोल सकते हैं उनको, उनका नाम था। उन्होंने जब अटैक किया इस वाले रीजन पे, तो ये लोग जो चाय चंपा क्षेत्र में जो संथाल रहते थे, ये लोग क्या किए, यहाँ से फिर माइग्रेट किए, और माइग्रेट करके चले गए आपका संथाल परगना, ठीक है, जहाँ पे सर्वाधिक आबादी अभी भी संथालों की संथाल परगना में ही निवास करती है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो संथाल परगना से आते हैं, कमेंट करके बताइएगा कि संथाल परगना के किस जिले से आप आते हैं। चलिए आगे बढ़े, तो ये संथालों का जो प्राचीन क्षेत्र से लेकर साउथ से लेकर हमने संथाल परगना तक की बात करी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात करेंगे हम लोग प्रजाति समूह की, मेरे प्यारे बच्चों, प्रजाति समूह की जब बात करेंगे तो संथाल जो आता है ये प्रोटो ऑस्ट्रोइड में आती है, किसमें आते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रोइड में आते हैं। अब भाषा समूह की बात करेंगे तो भाषा समूह जो होते हैं इसकी ऑस्ट्रिक होती है। संथालों की जो भाषा समूह होती है वो ऑस्ट्रिक होती है। देखिए, भाषा समूह और भाषा दो अलग अलग चीज है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, हम जो भाषा समूह बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, और जो भाषा बोल रहे हैं, तो ये जो भाषा है, यहाँ पे देखिए, ये जो भाषा समूह है, ये वाला, ये ऑस्ट्रिक है, लेकिन भाषा संथालों की क्या है, संथाली, ठीक है, वही चीज को हम यहाँ देखेंगे। देखिए, इसकी भाषा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, संथाली भाषा है। अब बात करेंगे, देखिए, हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, उसी तरह संथाल की भी, संथाली भाषा जो है उसकी भी एक लिपि है। उस लिपि का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ओल चिकी, ठीक है। इसी ओल चिकी को ओल सिमेट भी कहा जाता है, ओल सिमेट भी कहा जाता है। देखिए, ये जो भाषा है आपका संथाली, ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, संथाली, इसकी लिपि क्या हो गई, ओल चिकी, ओल चिकी, ठीक है। ये जो ओल चिकी है, देखिए ये जो ओल चिकी है, तो इसका आविष्कार, तो इसका खोज या फिर इसको जो लिखा होगा, किसने तो लिखा ही होगा। तो देखिए, एक व्यक्ति थे रघुनाथ मुर्मू, क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों उसका, रघुनाथ मुर्मू, ठीक है। इसने 1925 में इसको लिखा, 1925 में इसको लिखा, लेकिन इसका प्रकाशन जो हुआ वो 1941 में इसका प्रकाशन हुआ मेरे प्यारे बच्चों। कब प्रकाशन हुआ इसका, 1941 में। देखिए, बहुत सारे किताब पढ़िएगा आप लोग, तो वहां पे सीधा सीधा लिखा हुआ रहता है कि ओल चिकी लिपि का जो खोज किया गया था रघुनाथ मुर्मू के द्वारा, वो 1941 में किया गया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम आपको डिटेल में बता रहे हैं कि लिखा गया था 1925 में, लेकिन 1941 में क्या हुआ, इसका पब्लिकेशन यानी प्रकाशन हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि ओल चिकी का जो 1925 में लिखा गया और 1941 में प्रकाशन हुआ, किसके द्वारा, रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। तो ये था संथाल के बारे में सामान्य परिचय। अब हम लोग इसकी जो पारंपरिक जो शासन प्रणाली होती है, हम लोग उसको देखेंगे। देखिए, ये जो संथालों की जो पारंपरिक शासन प्रणाली है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको जो कानूनी मान्यता मिली वो कब मिली, ये जो कानूनी मान्यता है वो कब मिली, यूल रूल 1856 के तहत मिली। किसको, संथाल की जो शासन प्रणाली यानी मांझी परगना शासन व्यवस्था को, ठीक है, कब मिली, यूल रूल 1856। देखिए, यूल रूल 1856 क्या है, ठीक है। देखिए, संथाल परगना के जो रीजन है यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 1856 में ये पूरा पार्ट, ये जो दिख रहा है आपको ये पूरा पार्ट, यहाँ पे 1856 में एक नियमावली बन के आती है संथाल। देखिए यहाँ पे कौन सी नियमावली है, संथाल पुलिस नियमावली, ठीक है। संथाल पुलिस नियमावली बन के आती है, संथाल पुलिस नियमावली, ठीक है। तो ये जो नियमावली बन के आया, कब कब बन के आया, 1856 में बन के आया। तो इसी के तहत दिया गया। तो देखिए, इसी नियमावली को मेरे प्यारे बच्चों, इसी को कहा जाता है यूल रूल। इसी नियमावली को कहा जाता है यूल रूल। क्यों कहा जाता है यूल रूल, आइए आज जानते हैं। आप लोगों ने किताब में तो पढ़ा होगा यूल रूल 1856 में लागू हुआ, लेकिन यूल रूल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि देखिए, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये संथाल परगना वाला, ये तत्कालीन भागलपुर डिवीजन का एक हिस्सा था। किसका हिस्सा था, भागलपुर का। और उस टाइम वहाँ के जो कमिश्नर थे, ठीक है, वो कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम था जॉर्ज यूल। थोड़ा ऊपर करते हैं इसको,
कौन थे? जॉर्ज यूल नाम था उसका, जॉर्ज यूल। तो इसी के नाम से इसका नाम पड़ा यूल रूल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि यूल रूल का नाम यूल रूल क्यों पड़ा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यही चीज यहाँ पे कही गई है कि संथाल पुलिस नियमावली 1856 में आई। जॉर्ज यूल थे कमिश्नर, कहाँ के? भागलपुर के थे। ठीक है, उसी के नाम पे यूल रूल रखा गया। चलिए, और देखिए संथालों की जो शासन प्रणाली होती है उसको पहाड़िया जनजाति से अपनाया गया। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि संथालों की जो शासन प्रणाली होती है उसको सौर किस जनजाति से अपनाया गया है मेरे प्यारे बच्चों? सौर या पहाड़िया। हम आपको जानकारी के लिए एक चीज बता देते हैं कि जब ये जो संथाल जो गए, कहाँ पे गए? संथाल परगना, इस वाले रीजन से उठ के यहाँ से माइग्रेट होके जो यहाँ गए, तो देखिए यहाँ भी तो कोई ना कोई जनजाति पहले निवास कर रही होगी। कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रही होगी। तो यहाँ पे सौरिया पहाड़िया जनजाति पहले निवास कर रहे थे। कौन जनजाति? सौरिया पहाड़िया। ठीक है, संथालों ने संथाल ने क्या किया? तो ये जो सौरिया पहाड़िया थे इसका भी तो अपना एक कोई शासन प्रणाली होगा। तो संथालों ने इसी से अपनाया है अपनी शासन प्रणाली को। किससे? सौर्या पहाड़िया से। चलिए आगे बात करें हम लोग। देखिए संथालों की जो शासन प्रणाली है इसको क्या कहा जाता है? मांझी परगना शासन प्रणाली। तो उनके 3 स्तर होते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आप लोग अच्छे से देखिएगा। कितने स्तर हैं मेरे प्यारे बच्चों? 3 स्तर हैं। कौन कौन से? पहला है गांव लेवल में। ठीक है, उसके बाद कुछ गाँव को मिला के देखिए, संथाल में जो गाँव होता है ना, यहाँ पे एक चीज आप लोग जानिएगा। संथालों में जो गाँव होता है उसको क्या कहा जाता है? आतो कहा जाता है। क्या? आतो। ठीक है, जब हम पढ़ाएंगे संथाल जनजाति के बारे में तो वहां पे बताएंगे संथाल में जो सुबह का खाना को क्या कहा जाता है, दोपहर के खाने को क्या कहा जाता है, रात के खाने को क्या कहा जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा ये झारखंड। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, डे 1 से लेके डे एंड तक। मैं आपको जीरो से हीरो बनाकर छोड़ूंगा। देखिए गांव को संथाल लोग आतो कहते हैं। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को शेयर करते रहिएगा। गांव को क्या कहते हैं? आतो। तो गांव का जो हेड होता है, हर एक गांव में एक प्रमुख होता है, तो गांव का हेड कौन होता है? मांझी। ठीक है, अब देखिए कई गांवों को मिलाकर, कई गांव मतलब 5 से 8 गांवों को मिलाकर, कितने गांव को मिलाएंगे? 5 से 8 गांव को मिलाकर क्या बनता है? देश बनता है। ये जो देश होता है वो गांव से ऊपर का लेवल होता है, देश। ठीक है, तो देश बनता है तो देश का भी कोई प्रमुख होगा। तो देश का जो प्रमुख होता है कौन होता है? उसको देश मांझी या फिर मोड़े मांझी कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए ये जो देश बना ये सेकंड लेवल हो गया। अब देश से भी तो ऊपर होगा। 5 से 8 गांव मिला तो देश बन गया। अब देखिए 15 से 20 गांव जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा? परगना बन जाएगा। ये जो 15 से 20 गांव जब मिलेगा क्या बनेगा? परगना बन जाएगा। ये परगना के जो हेड होंगे वो होंगे परगने। कौन होंगे मेरे प्यारे बच्चों? परगने तो होंगे। चलिए अब एक एक स्तर की बात करेंगे हम लोग पूरे विस्तृत रूप में। चलिए बात करेंगे पहले ग्राम स्तर की। किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ग्राम स्तर की। देखिए ग्राम स्तर की बात करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ तो प्रमुख अधिकारी होंगे ही होंगे, एकदम रहते ही रहते हैं। जैसे कि पहला स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे मांझी का, क्योंकि मांझी ही गांव लेवल में, ग्राम स्तर में जो आतो होता है उसका प्रमुख होता है। तो गांव का प्रमुख कौन हो गया? मांझी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गांव का प्रमुख है मांझी, तो उसको कुछ ना कुछ अधिकार रहेंगे। तो उसके पास प्रशासनिक व न्यायिक अधिकार दिए गए हैं। किसको? मांझी को। अब प्रशासनिक व न्यायिक अधिकार के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है, आइए जानते हैं। जैसे इसके पास रियल एस्टेट जो होता है, ठीक है, उसका पावर है। तलाक संबंधी कोई भी सुनवाई होती है उसका पावर है। और जो आपसी झगड़ा होता है गांव वगैरह में होते रहता है आपसी झगड़ा, तो इनका भी पावर जो होता है मांझी के पास है। इत्यादि समस्या जो होती है उसका समाधान ग्राम पंचायत के माध्यम से कौन करता है? मांझी करता है। देखिए मांझी जो होते हैं ना, वो हत्या जैसे खाली गंभीर अपराध को छोड़कर, कौन अपराध? जो हत्या होती है वो, ठीक है, यानी किसी का मर्डर कर दिया तो उस पे मांझी सुनवाई नहीं करता है। बस वो उसी अपराध को छोड़कर गांव स्तर पे जितने भी मामले होते हैं सबको मांझी ही देखता है। ठीक है, और इसके अलावा मांझी को कर वसूलने का भी, जो टैक्स वसूलना होता है उसका भी अधिकार प्राप्त है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने देखा मांझी के बारे में। अब हम लोग आगे देखेंगे दूसरे अधिकारी के रूप में प्रमाणिक। देखिए प्रमाणिक की जब बात करेंगे, यहाँ पे मांझी हो गया गांव का प्रधान। ठीक है,
जो प्रमुख हो गया। अब देखिए, जो प्रमुख होता है तो उसका कोई ना कोई एक सहायक ही होगा। एकदम असिस्टेंट होना है, हर एक के शासन व्यवस्था में ऐसा होता है। तो देखिए, तो जो परमाणिक है, ये जो परमाणिक या पराणिक इसको बोल सकते हैं, दोनों एक ही आदमी है, एक ही पोस्ट है, नाम अलग-अलग है। कोई कहीं देखिए अलग-अलग बुक में अलग-अलग चीज़ लिखी गई है। कहीं पे परमाणिक लिखा है, कहीं पराणिक लिखा है। मान लें खाली हम एक ही को लिख के छोड़ देते, आप लोग कन्फ्यूज़ होते रहते, इसलिए दोनों लिख दिए। ठीक है? तो देखिए, ये जो परमाणिक या पराणिक जो होता है, ये क्या होता है? ये मांझी का सहायक होता है। अरे किसका सहायक होता है? मांझी का, ठीक है? उसके बाद और इसका जो पोस्ट होता है ना, ये सचिव और एवं उप मांझी के तुल्य होता है। मैं आपको बताऊँगा कि अभी थोड़ा-सा आप पेशेंस रखिए। मैं आपको बताऊँगा कि सचिव कौन होता है और वो उपमांझी कौन होता है, ठीक है? तो इसका जो पोस्ट होता है ना, वो सचिव और उपमांझी के समान। देखिए, ये सचिव और उपमांझी नहीं होता है, बल्कि इसका पोस्ट होता है उसके तुल्य। अब देखिए, जो मांझी नहीं रहेगा, मांझी का असिस्टेंट है भाई, तो मांझी जब नहीं रहेगा, तो जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, वो कौन देखेंगे? परमाणिक देखता है। कौन से कार्य देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? प्रशासनिक कार्य देखेंगे। ठीक है? जब मांझी नहीं रहेगा तब। उसके बाद देखिए, अपराध के लिए दंड का निर्धारण भी करता है। जो अपराध मान ले कोई किया है, ठीक है? तो उसके लिए जो दंड का निर्धारण कौन करेगा? तो पराणिक या परमाणिक करता है, लेकिन सलाह-मशवरा करके करता है। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से बोल दिए, 1000 रुपए जुर्माना लगा दिए तो लग गया, वैसे नहीं। मांझी के साथ ये मिल के करता है, ठीक है? दंड का निर्धारण, क्योंकि इसका मांझी का ये असिस्टेंट है। आइए अगला बात करते हैं हम लोग, अगले अधिकारी के रूप में जानेंगे गौड़ाइत को या गौड़ेत को, ठीक है? देखिए, इसका भी नाम अलग-अलग बुक में अलग-अलग दिया है। कहीं पे गौड़ाइत लिखा है, कहीं कहीं पे गौड़ेत लिखा है, तो हमने दोनों लिख दिया। तो ये गौड़ाइत या गौड़ेत होता है, ये ग्राम स्तर पे क्या इसका काम होता है? ये जो होता है ना, ये मैसेंजर का काम करता है। किसका? संदेशवाहक का। यानी मांझी का संदेश जो होता है क्या करेगा? गांव वालों को देगा, और गांव वाले का संदेश किसको देगा? मांझी को देगा। ठीक है? यानी मैसेंजर के रूप में काम कौन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? गणित। देखिए, उसके अलावा गांव स्तर पे जब कोई पूजा होती है, जैसे अभी गणेश पूजा समाप्त हुई, ठीक है? या फिर कोई उत्सव होता है, तो उसमें जो चंदा इकट्ठा करने का काम कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों? गणित करता है। देखिए, जब चंदा इकट्ठा यही करेगा, तो खजांची का काम कौन करेगा? ये जो खजांची होता है, उसका काम कौन करेगा? तो ये गणित ही ना करेगा जी। उसके बाद मांझी का एक सचिव होता है, याद रखिएगा। अलग-अलग एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं कि मांझी का सहायक पूछे तो प्राणिक सही होगा, लेकिन मांझी का सचिव पूछ दे तो क्या हो जाएगा? गौड़ेत हो जाएगा। आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? मैं जो बहुत जल्द इस पे एक शॉर्ट नोट्स बना के आप लोग को एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, ठीक है? वहां पे आप लोग को याद करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं कि गांव के प्रत्येक परिवार के सदस्यों एवं कुल का हिसाब रख। देखिए, गांव है, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा आप लोग, मान ले कि ये कोई गांव है। ये क्या है? गांव है, ठीक है? इसमें मान ले कि कितने घर है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें 20 घर है, ठीक है? तो इसमें 20 घर है, यानी 20 परिवार रहते थे। जितने भी सदस्य हैं एवं जितनी जनसंख्या है, क्या क्या सदस्य और जितनी जनसंख्या है, दोनों का जो हिसाब किताब रखता है, कौन काम करता है ये? बोलिए, कौन के हिसाब किताब का? गणित का मतलब रखता है इसका हिसाब किताब, ठीक है? चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। इस तरह से हमने गणित को देखा। आगे बात करते हैं जोग मांझी के बारे में। देखिए, जो जोग मांझी है, ये भी ग्राम स्तर का ही एक अधिकारी होता है। जोग मांझी, क्या नाम है उनका? जोग मांझी, ठीक है? देखिए, मांझी का उप सचिव, याद रखिएगा, मांझी का उप सचिव, सचिव हो गया गौड़ैत, उप सचिव कौन हो गया? जोग मांझी, और मुख्य सलाहकार होता है, ठीक है? और ये जो जोग मांझी है, देखिएगा, देखिए कहाँ कहाँ से कनेक्ट किया है। आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बहुत जल्द शॉर्ट नोट्स की एक क्लास लाऊंगा, ठीक है? जो 5 से 7 मिनट की रहेगी, पूरे उसमें से मांझी परिणय शासन व्यवस्था को मैं पूरा इंक्लूड कर दूंगा। देखिए, ये जो जोग मांझी होता है, ये पराणिक का सहायक है। किसका सहायक है? पराणिक का। और ये पराणिक खुद किसका सहायक है? मांझी का सहायक था, ठीक है? तो देखिए, सहायक के ऊपर सहायक, यानी असिस्टेंट के ऊपर असिस्टेंट, ठीक है? देखिए, अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। गांव के युवाओं का ये जो जोग मांझी है, ये गांव के जो युवा होते हैं उसका नेता या प्रतिनिधि होता है, ठीक है? यूथ लीडर होता है कौन? जोग मांझी। उसके बाद गांव में जितना
जो शादी होगा, विवाह और जो जन्म संबंधी जो मामले होंगे, उसका देखरेख कौन करेगा? उसका देखरेख जोग मांझी करेगा, ठीक है। उसके बाद गांव के शादी ब्याह का जो हिसाब किताब होता है, वो भी रखता है। कौन कौन रखेगा? जोग मांझी रखेगा। क्यों रखेगा भाई? क्योंकि ये गांव का जो यूथ होता है ना, युवा जो होता है, उसका नेता प्रतिनिधि होता है। इसको इसको हिसाब किताब रखना जरूरी है ना जी। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये कोई गांव है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई गांव है। इसका कुछ नाम है, मान लीजिए इसका कोई भी एक्स वाई जेड इसका नाम दे देते हैं हम, ठीक है। तो इस गांव में मान ले 20 युवा है, 20 युवा है, और सब क्या है? सब अविवाहित है। अविवाहित यानी जिसका शादी ब्याह नहीं हुआ है, ठीक है। ये जो अविवाहित है, मान लीजिए इस साल 5 गो लड़का का शादी हो गया, तो कितना बच गया? 15 गो लड़का बचा जिसका शादी नहीं हुआ। तो हिसाब किताब रखना इसके लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। तब ना कोई मतलब जब गांव में कोई आते हैं रिश्ता वगैरह लेके, तो सबसे पहले इन्हीं के पास पहुंचते हैं। किसके पास? जोग मांझी के पास। क्योंकि इनको हर एक चीज का पता रहता है कि कितने लड़के गांव में विवाहित है, कितने अविवाहित है, जो भी है। आइए आगे बात करते हैं कि विवाह संबंधी विवादों का निपटारा भी करता है। देखिए, अगर विवाह संबंधी विवाद हो गया, मान लीजिए कहीं शादी लगा, ठीक है, और कुछ घटना घटित हो गई, तो उसका जो निपटारा होता है वो कौन करेगा? वो जोगमांझी ही करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने जाना जोगमांझी के बारे में। अब ग्राम पंचायत स्तर पे जो अगले अधिकारी के रूप में हम लोग देखेंगे, वो है जोग परानिक। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जोग परानिक। अरे जोग परानिक, ठीक है। देखिए, ये उप जोग मांझी कहलाता है। देखिए देखिए यहाँ पे, ये क्या कहलाता है? उप जोग मांझी कहलाता है। उप जोग मांझी मतलब क्या हो गया? जोग मांझी का ये सहायक हो गया, ठीक है। ये जोग मांझी जो है, जो गांव का नेता था, ठीक है, वो भी अपना सहायक रखने लगा है। उसका नाम क्या है? ये जो जोग मांझी दिख रहा है आपको, देखिए ये जो जोग मांझी दिख रहा है ना आपको, ये जोग मांझी भी अपना असिस्टेंट रखने लगा है। किसको? जोग परानी को। देखिए यहाँ पे हर कोई अपना अपना असिस्टेंट रख रहा है, ठीक है। तो आप लोग, ये जो शासन प्रणाली है, ये बहुत दिनों से चलती आ रही है। तो सबका अलग अलग अपना एक ट्रेडिशन होता है, परंपरा होती है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जोग मांझी की अनुपस्थिति में, देखिए जब जोग मांझी का ये सहायक है, तो जब जोग मांझी नहीं रहेगा, तो इसका कार्यभार कौन संभालेगा? जोग प्रमाणिक है ना, इसका कार्यभार संभालेगा जी, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने देखा। क्या देखा? जोग परानिक के बारे में। अब चलिए ग्राम स्तर पर एक और अधिकारी की बात करेंगे। अधिकारी तो नहीं, पोस्ट बोल सकते हैं, भगदो प्रजा, ठीक है। ये रहा भगदो प्रजा। ये जो भगदो प्रजा है ना, नाम से क्या लग रहा है, ठीक है, कि देखिए जो भगदो प्रजा होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक सलाहकार समिति के रूप में काम करते हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, क्लियरली समझ में आएगा। ये रहा भगदो प्रजा आपका। क्या है ये रहा आपका भगदो प्रजा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए भगदो प्रजा, भगदो प्रजा, ये जो भगदो प्रजा होता है, एक तरह से ये सलाहकार समिति होती है। क्या होती है? सलाहकार समिति होती है। देखिए ये सलाहकार समिति, इसका काम क्या होता है? जैसे गांव में मान ले यहाँ पे पंच बैठा, बैठा पंच, पंचायत लगा भाई, कोई फैसला सुनाना हो, तो जो मांझी तो प्रमुख हो गए, तो मांझी क्या करेंगे ना, और जितने भी अधिकारी होंगे, सब जो होता है ये इसी भगदो प्रजा से सलाह मशवरा करके ही अपना फैसला सुनाते हैं, ठीक है। अब देखिए भगदो प्रजा होता क्या है, पहले ये जानते हैं। सलाहकार समिति तो जान गए, लेकिन भगदो प्रजा में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? तो इसमें वही लोग शामिल होंगे। इसे गांव में वरिष्ठ जो लोग होते हैं, उसका एक समूह होता है। गांव में जैसे मान लीजिए कि 5-7 वरिष्ठ लोग हैं, तो उन्हीं का, उनको कोई पोस्ट नहीं मिला, तो उन्हीं सबको भगदो प्रजा के रूप में शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। वो लोग भी खुश, और एक पोस्ट भी मिल गया, और मांझी को भी थोड़ा सा आसानी मिल जाता है, ताकि एक सही डिसीजन दे सके। चलिए वही चीज को यहाँ पे बताया गया है कि यह एक प्रकार की क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सलाहकार समिति है। गांव के प्रमुख लोगों का एक समूह होता है, ठीक है, जो गांव के प्रत्येक मामले में क्या करता है? विचार विमर्श के लिए सभा में उपस्थित हो रहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़े। देखिए, अब हर एक गांव में भाई मेरे, प्रत्येक जितने भी गांव हैं, वहां पे एक या दो भगदो प्रजा होंगे ही होंगे। मान लीजिए ज्यादा
वरिष्ठ लोग हैं गांव में, 20 गो वरिष्ठ लोग हैं, तो क्या होंगे अब, दो भक्त प्रजा बना दिए। और किसी में 500 वरिष्ठ लोग हैं तो उसमें एक ही भक्त प्रजा रहेंगे, ठीक है। तो भगदो प्रजा एक पोस्ट है, यानी एक वरिष्ठ लोगों का एक समूह है। और देखिए, भगदो प्रजा में, सॉरी, भगदो प्रजा जो होता है उसको उसको कोई वेतन नहीं मिलता है, ठीक है। इसको क्या कहो, इसको कोई वेतन नहीं मिलेगा, यानी ये जो पोस्ट है कैसे, ये अवेतनीय है, बिना वेतन के ही काम करता है ये। आगे देखिए, नोट यहाँ पे, नोट की बात करेंगे। हमारी क्लास में नोट का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पे, मांझी परगना शासन प्रणाली में सिर्फ भगदो प्रजा को भूमि नहीं दी जाती है। देखिए, जितने भी मैंने अभी अधिकारी की बात की, जिसमें से कौन कौन आए देखिएगा आप लोग। मांझी की हमने बात करी, हमने परानी की बात करी, ठीक है, हमने गौड़ैत की बात करी, हमने जोगमांझी की बात करी, ठीक है, हमने जोग परानी की बात करी, हमने उप जोगमांझी की बात करी, हमने अभी भगदो प्रजा की बात करी। तो जितने भी अधिकारी की हमने बात करी मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे जितने भी अधिकारी की हमने बात करी, इधर देखिए, हमने यहाँ से यहाँ तक जितने भी अधिकारी की बात करी, सबको भूमि दी जाती है, ठीक है, उसकी सेवा के बदले। लेकिन भगदो प्रजा जो होता है उसको कोई भी भूमि प्रदान नहीं की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक और ग्राम पंचायत स्तर की बात कर रहे हैं हम लोग, ग्राम स्तर की। तो यहाँ पे एक और अधिकारी होते हैं, नाम क्या है उसका, लासेर टंगाए। देखिए, लासेर टंगाए, ठीक है। यानी जो ग्राम रक्षा दल होता है ना, देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, ग्राम रक्षा दल का जो प्रमुख होता है, कौन होता है, लासेर टंगाए होता है, लासेर टंगाए। इसका काम क्या है, गांव को अपराधियों से बचाना, ठीक है। ग्राम रक्षा दल का हेड है तो ग्राम को अपराधी से बचाइए ना करेगा जी, लासेर टंगाए। उसके बाद एक और पोस्ट होता है जिसके जिसका नाम क्या है, चौकीदार। चौकीदार, ठीक है। देखिए, ये जो चौकीदार है ना, ये गांव का पुलिस होता है। क्या होता है, गांव का पुलिस, ठीक है। बात करेंगे हम लोग कार्य की, तो ये जो कार्य करता है, तो मांझी के आदेश से अपराधी को गिरफ्तार करना इसका काम होता है। मांझी आदेश दिया कि जाओ इसको गिरफ्तार करना है, इस आदमी ने ये जुर्म किया है, इसको गिरफ्तार करना है। तो गिरफ्तार कौन करेगा, चौकीदार करेगा। और ये जो पोस्ट है ये पारंपरिक नहीं है, ठीक है, यानी ये किसी गांव में हो भी सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग कंफ्यूज होइएगा कि ये लासेर टंगाई जो है मेरे प्यारे बच्चों, और ये जो चौकीदार है, दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए, दोनों में अंतर क्या है मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। ये रहा आपका लासेर टंगाई, ठीक है, ये क्या हो गया, लासेर टंगाई। और ये हो गया आपका चौकीदार। चौकीदार, ठीक है। दोनों में अंतर देखिए क्या होता है। लासेर टंगाई जो होता है वो गांव, ये क्या क्या करती है, गांव की रक्षा करती है, गांव की रक्षा करती है, ठीक है। यानी किससे, यानी ये दिन भर जो होता है, यानी एनी टाइम ये गांव में ही उपस्थित रहते हैं। जबकि चौकीदार जो होते हैं, ये क्या करेगा, ये पुलिस की भांति काम करते हैं। किसकी भांति काम करेंगे, पुलिस की भांति, ठीक है। यानी जब मांझी ऑर्डर दिया तो किसी को गिरफ्तार करने का काम कौन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, चौकीदार काम करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे नायके का। देखिए, हर एक के शासन व्यवस्था में, हर एक जनजाति में, ठीक है, एक ना एक उसका धार्मिक प्रधान होता ही होता है। तो उसी तरह से संथालों में भी, जो संथाल जनजाति है उसका भी एक धार्मिक प्रधान है जिसका नाम है नायके। क्या नाम है, नायके। क्या होता है, धार्मिक प्रधान होता है। अब भाई धार्मिक प्रधान है तो इसका कुछ ना कुछ कार्य तो होंगे। कार्य क्या रहेंगे, वही धार्मिक मामलों में ही, जैसे कि पूजा पाठ हो गया आपका, ठीक है, जैसे कि धार्मिक अनुष्ठान हो गया, उस दोनों चीज कराना जो होता है किसका काम होता है, नायके का। उसके बाद देखिए, धार्मिक अपराधों के लिए सजा का निर्धारण भी कौन करते हैं, नायके करते हैं। मान लीजिए कि किसी ने धार्मिक अपराध कर दिया, ठीक है, तो उसके लिए सजा कौन का निर्धारण कौन करेगा, वो नायके करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। देखिए, अब नायके हैं, इतना बड़ा पोस्ट है भाई, तो अपना असिस्टेंट तो रखना तय है। तो ये भी अपना असिस्टेंट रखेंगे। नाम उनका क्या रहेगा, कुड़ाम नायके। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अरे नाम क्या है इनका, कुड़ाम नायके। ये जो कुणाल नायके है किसका असिस्टेंट है, ये नायके का सहायक है। किसका, नायके का, ठीक है। अब इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं उपनायके भी बोल सकते हैं। देखिए, असिस्टेंट है नायके का, तो इसको हम बोल सकते हैं ना उपनायके। जैसे कि देखिए, ये रहा मुख्यमंत्री। मान लीजिए कि मुख्यमंत्री, जिसका
क्या होता है वो? उप मुख्यमंत्री होता है। उसी तरह से नायके हो गया आपका, उसके नीचे क्या हो गया? उपनायके हो गया। देखिए, न- जो उपनायके है, इसका जो असिस्टेंट है नायके का, उसका भी तो कुछ ना कुछ काम होगा जब पोस्ट मिला है उसको। तो गांव देखिए यहाँ पे, ये रहा गांव। मान लीजिए कि ये कोई गांव है, ठीक है। तो इस गांव के अंदर जितने भी धार्मिक पूजा पाठ होंगे, ठीक है, गांव के अंदर के जितने भी धार्मिक मामलों में कुछ भी होगा, तो उसको कौन देखेंगे? नायके देखेंगे। लेकिन गांव के बाहर, यानी गांव की हो सकता है सीमा पे हो, या गांव के बाहर जितने भी कुछ मामले होंगे, उसको कौन देखता है? उसी को देखता है कुड़ाम नायके देखता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कही गई है कि गांव के बाहर, देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, गांव के बाहर सभी देवी देवताओं की पूजा जो होती है, पूजा पाठ वो संपन्न करवाता है। कौन कराएगा? तो उपनायकी। उपनायकी कौन है मेरे प्यारे बच्चों? कुड़ाम नायके। ठीक है, चलिए, तो ये समाप्त होता है यहाँ पे ग्राम जो स्तर पर मांझी परगना शासन प्रणाली का जो व्यवस्था है, जितने अधिकारी थे हमने सबको एक एक करके देखा। ये देखिए ग्राम स्तर पे हमने क्या देखा? हमने मांझी को देखा, यहाँ पे देखते रहिए आप लोग। हमने मांझी को देखा, ठीक है, मांझी के बारे में जाना। थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पे देखिए हमने परमाणिक के बारे में जाना। थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ पे गौड़ियत के बारे में जाना, जो मैसेंजर होते थे। यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलेंगे, जोगमांझी के बारे में जाना। थोड़ा सा आगे चलेंगे, जोग परमाणिक के बारे में हम लोग ने जाना। थोड़ा सा और आगे चलेंगे यहाँ पे, तो भगदो परजा क्या होता है वो डिटेल से हमने जाना। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने लास्ट से टंगाई को देखा, हमने चौकीदार को देखा, ठीक है। उसके बाद हमने नायके के बारे में भी पढ़ा, और लास्ट में हम लोगों ने कुड़ाम नायके के बारे में भी अध्ययन किया। अब हम लोग आगे देखेंगे। मैंने कहा था आप लोग को यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक चीज आप लोग, जैसे कि ये संथालों का ये त्रिस्तरीय हो गया आपका, ठीक है। ये गांव हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये देश हो गया। तो ये गांव है, गांव जिसको क्या बोलते थे? हाँ, मात तो मैंने कहा ना कि 5 से जब 8 को गांव मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बन जाएगा? देश बनेगा। देश का हेड कौन हो जाएगा? अरे देश का प्रमुख कौन होगा? अभी मैंने बताया आप लोगों को, क्या हो जाएगा? देश मांझी या मोड़े मांझी। देश मांझी या फिर मोड़े मांझी बोलते हैं इसको मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, और देखिए आगे बताएंगे फिर। ये चीज यहाँ लिखा हुआ है देश स्तर पर, ये जो रहा देश स्तर है आपका, देश स्तर पर ये चीज लिखा हुआ है कि 5 से 8 गांव को मिला देंगे जिसका निर्माण हो जाएगा। देखिए देश स्तर पर भी कुछ अधिकारी होते हैं। पहली जो प्रथम जो अधिकारी की बात करेंगे वो है देश मांझी या मोड़े मांझी। क्या नाम है उसका? देश मांझी या फिर मोड़े मांझी। देखिए, ये देश का प्रमुख होता है। देश का प्रमुख मतलब समझे, पूरा भारत नहीं, वो जो 5 से 8 गांव को मिलाकर बनाया गया देश है, ये उसका प्रमुख होता है, समझे। देखिए, प्रमुख आप सर्वोच्च अधिकारी बोल सकते हैं। अब कार्य इसका क्या है कि देखिए जो भी विवाद, यहाँ पे हमने क्या बताया, कोई भी मैटर है गांव लेवल पे नहीं सॉल्व हो पाया, तब ये जाता है ट्रांसफर होके कहाँ पे? देश लेवल पे। तब इसको निपटाएगा कौन? ये जो देश मांझी दिख रहा है ना आपको, ये निपटाएगा। ठीक है, तो वही चीज है मेरे प्यारे बच्चों, कि जिन विवादों का निपटारा गांव में मांझी द्वारा नहीं हो पाता, उसे देश मांझी द्वारा निपटाया जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देश मांझी, ये जो देश स्तर था ये समाप्त होता है, इसमें ज्यादा अधिकारी नहीं रहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे परगना स्तर की। ये जो देश है आपको दिख रहा है, देश से भी एक हायर लेवल होता है परगना, जिसको कहा जाता है, क्या बोलेंगे हम लोग? परगना बोलेंगे। ये 15 से 20 गांव को मिलाकर बनाया जाता है। अरे कितने से कितने गांव को? 15 से 20 गांव को, ठीक है। अब इसका जो प्रमुख होंगे उसको क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? परगनेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परगनेत। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए जब परगना स्तर होता है ना यहाँ पे, ये परगना स्तर हो गया आपका, ठीक है। निर्माण कितने? 15 से 20 गांव को मिलाकर मैंने अभी बताया। प्रमुख अधिकारी की बात करेंगे, पहला हो गया आपका परगनेत। परगनेत अभी बताया कि जो परगना हो जाएगा उसका जो प्रमुख होंगे वो कौन होंगे? परगनेत हो जाएंगे, ठीक है। चुनाव इसका, देखिए परगनेत का चुनाव होता है। चुनाव कौन करेगा? गांव के जितने भी मांझी होते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो परगना बना, ये जो परगना बना आपका, ये परगना, परगना बना कितने गांव से मिलकर बना? इसमें छोटे 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 छोटे, ठीक है। यानी कितने गांव है मेरे प्यारे बच्चों? ये जो परगना बना, इस परगना के पीछे कितना गांव है?
टोटली अगर बात की जाए तो 15 से 20 गांव है। तो हर एक गांव का अपना अपना क्या है, एक मांझी हेड है, प्रधान है। प्रधान को क्या बोलेंगे, मांझी बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका जो चुनाव होता है पूरे परगना का जो प्रमुख का जो चुनाव होता है परगनेत का, वो चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, गांव के जितने भी मांझी होते हैं उसके द्वारा इसका चुनाव किया जाता है, ठीक। आगे बढ़े। देखिए इसका काम क्या होता है, सिंपल सी बात है, इसका काम क्या रहेगा। देखिए यहाँ पे जो मैटर को गांव लेवल पे सॉल्व नहीं किया जा सका, कहाँ लेकर चल गया, देश स्तर पर। अब जिस मैटर को देश स्तर पर भी जो देश मांझी है वो अगर सॉल्व नहीं कर पाया, कहाँ लेके चल जाएगा, परगना स्तर पर चल जाएगा, वहां पे परगने इस मैटर को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, ठीक है। वही कहा गया है यहाँ पे कि जिस विवाद का निपटारा, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जिस विवाद का निपटारा देश मांझी के माध्यम से भी नहीं हो पाता, उसे परगना में लाया जाता है। तो देखिए परगनेत का सहायक कौन होगा, ये जो परगनेत है इसका भी तो असिस्टेंट होना चाहिए, जो देश स्तर का जो हेड होता था, देश मांझी या मोड़े मांझी, वही देखिए। अब दो तीन, एक परगना के अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक परगना के अंदर कम से कम 2 से 3, ठीक है, 2 से 3 क्या देश स्तर होंगे, देश स्तर जो भी है। तो 2 से 3 क्या हो जाएंगे, आपका देश मांझी या फिर मोड़े मांझी हो जाएंगे। तो ये मोड़े मांझी या देश मांझी जो होते हैं, ये तीनों ये किसके असिस्टेंट हो जाएंगे, आपके परगनेत के असिस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। किसके असिस्टेंट हो जाएंगे, ये परगनेत के असिस्टेंट हो जाएंगे। आइए आगे बात करते हैं, ये परगना स्तर भी समाप्त होता है। आगे बात करेंगे, ये देखिए एक संथाल में पाई जाती है दिसुम परगना, ठीक है, जो परगना स्तर से भी बड़ा होता है। ये जो मैंने 3 लेवल पढ़ा अभी, ठीक है, क्या पढ़ा पहले, गांव स्तर, देश स्तर और परगना स्तर। ये रहा गांव जो भी है, ये रहा आपका देश, और ये रहा आपका परगना, ठीक है। तो इससे भी एक बड़ा स्तर होता है जिसको कहा जाता है दिसुम परगना, ठीक है। ये दिसुम परगना जो होता है वो कहीं कहीं पे पाया जाता है, और इसका जो गठन होता है, ये कुछ, ये जो परगना दिख रहा है आपको, ये कुछ परगना को मिलाकर, 2 3 परगना को मिलाकर एक दिसुम परगना का गठन किया जाता है। देखिए आइए देखते हैं। देखिए जो डिसूम परगना है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कहीं कहीं पे पाया जाता है, मैंने भी बताया। इसका निर्माण कब होता है कि कुछ परगना को मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है। कैसे होता है, कुछ एक परगना को 2 3 परगना को मिला देंगे, इसका निर्माण हो गया। देखो, और ये क्या होता है कि गांव को संभालने के लिए कैबिनेट होता है, ठीक है। डिसूम परगना की बात करेंगे तो गांव को संभालने के लिए क्या है, एक कैबिनेट की तरह ही है, ठीक है, सुप्रीम बॉडी इसको बोल सकते हैं। तो इससे भी सुप्रीम होंगे, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। देखिए कार्य की बात करते हैं कि ये जो डिसुम परगना है, ये जो डिसुम परगना दिख रहा है, इसका कार्य क्या होता है। देखिए कि जिन मामलों का निपटारा है ना परगना में भी नहीं हो पाता, बहुत सारे कुछ ऐसे मामले परगना स्तर में भी नहीं हो पाएंगे, उसको डिसुम परगना में लाया जाता है। देखिए बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं, गांव से नहीं सॉल्व हो पाया, लेके जाइए देश स्तर पे, देश में भी नहीं सॉल्व हो पाया, लेके गया परगना स्तर पे। अब बेचारा यहाँ पे जब सॉल्व नहीं होगा तब इसके लिए क्या है, डिसूम परगना स्तर पर ले जाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। एक आता है सेंद्रा बेसी, ठीक है। ये जो सेंद्रा बेसी है, ये शिकार परिषद है, जनरली क्या है, ये शिकार परिषद है। ये जो सेंद्रा बेसी है, इसको संथाला का उच्च न्यायालय कहा जाता है। देखिए न्यायालय जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, 3 लेवल का होता है हमारे देश में भी, ठीक है। आप लोग देखते होंगे, ये हो गया सेशन कोर्ट जिसको जिला न्यायालय कहा जाता है, अधीनस्थ न्यायालय। ये हो गया आपका उच्च न्यायालय, और ये हो गया आपका उच्चतम न्यायालय जिसको कि सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो सेंद्रा बेसी है, ये संथालों के लिए कैसा है, ये उच्च न्यायालय की तरह है। सेंद्रा बेसी जनरली एक शिकार परिषद है, लेकिन ये क्या क्या है, उच्च न्यायालय की तरह ही है, ठीक है। संथालों को उच्च न्यायालय बोल सकते हैं इसको। देखिए सेंद्रा बेसी का जो प्रमुख होंगे उनको कहा जाता है दिवड़ी, क्या कहा जाता है, दिवड़ी। और अपील, इसमें अपील जो होता है, देखिए उच्च न्यायालय में अपील कब करेंगे, जो सेंद्रा बेसी हम उसको उच्च न्यायालय मान लेते हैं, तो जब देखिए मांझी के पास पहले गांव लेवल पे गए, ठीक है, उसके बाद देश मांझी के पास गए, उसके बाद परगनेत के पास गए। तो इन तीनों के द्वारा मान लीजिए कि ये दे दिया कि आप जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, मांझी दिया कि आप 2,000 रुपया जुर्माना दीजिए, देशमान भी इसी सजा को कायम रखा कि 2,000 रुपया देना ही पड़ेगा। परगनेत भी बोला ठीक, तो बोला कि 2,000 रुपया आपको जुर्माना देना ही पड़ेगा। तब आदमी क्या करता है कि तीनों ने जो सजा दिया ये 2,000 जुर्माना वाला, ठीक है, इसके खिलाफ तो कहाँ पे अपील की जा सकती है,
तो सेंद्रा वेसी में, ठीक है, जो संथाल का उच्च न्यायालय है, वहां पे अपील की जा सकती है। चलिए आगे बात करें हम लोग। तो ये उच्च न्यायालय, आप जानते हैं कि संथाला का जो उच्चतम न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो क्या है? देखिए, बात करेंगे अब लोवीर सेंद्रा की। अरे किसकी बात करेंगे? लोवीर सेंद्रा की। ये वही लोवीर सेंद्रा है जो संथालों का सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, जिसे संथालों का सर्वोच्च न्यायालय के समान है ये लोवीर सेंद्रा, ठीक है। अब देखिए, कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, तो आप मान सकते हैं कि इसका जो निर्णय होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो अंतिम और मानना ही पड़ेगा। अगर इसने भी कह दिया कि ठीक है बाबू, 2000 रुपया जो जुर्माना लगाया था वो सही है लगाया था, देना ही पड़ेगा, तो आदमी को देना ही पड़ेगा। और ये अगर बोल दिया कि जुर्माना गलत लगाया था, ये 500 रुपया होना चाहिए, या फिर माफ है, ठीक है, 1 रुपया जुर्माना नहीं लगेगा, तो कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। इसलिए इसका जो निर्णय होता है किसका, लोबीर चंद्रा का, वो अंतिम और मान्य होता है, मानना ही पड़ेगा। और देखिए, लोबीर चंद्रा का जो आयोजन होता है मेरे प्यारे बच्चों, कब होता है? वो हर साल होता है। हर साल कहाँ कहाँ पे होता है वो जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, प्रतिवर्ष कहाँ होता है? रांची। जब रांची आइएगा, तो यहाँ पे टैगोर हिल है मोहराबादी में, मोहराबादी के पास टैगोर हिल है, वहां पे प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है, रांची के टैगोर हिल पर। और दूसरा, पुरुलिया एक जगह है, तो वहाँ एक जो पुरुलिया में है अयोध्या पहाड़, वहां पे भी लोबीर सेंद्रा जो होता है उसका आयोजन प्रतिवर्ष होता है। दो जगह पे होता है, रांची के टैगोर हिल पर और पुरुलिया के अयोध्या पहाड़ पर होता है। तो आइए, हम लोगों ने जाना लोबीर सेंद्रा के बारे में। अब हम लोग संथालों की कुछ जो दंड व्यवस्था होती है, देखिए इस तरह से इसकी जो शासन प्रणाली होती है वो समाप्त हो जाती है यहाँ पे। लेकिन कुछ एक दंड व्यवस्था को हम लोग जानेंगे, जो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। देखिए, दंड व्यवस्था की जब बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे सबसे जो भयानक जो दंड व्यवस्था होती है, सजा होती है, उसका नाम है बिटलाहा। ठीक है, बिटलाहा जो होता है ना, वो सामाजिक बहिष्कार होता है। ठीक है, सामाजिक बहिष्कार ये संथालों का सबसे, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे कठोर दंड है। कैसा दंड है? सबसे कठोर दंड है, इसमें सामाजिक बहिष्कार होता है। देखिए, किसी को बिटलाहा की सजा कब दी जाती है? ठीक है, किसी भी व्यक्ति को बिटलाहा की सजा कब दी जाती है? ये जो बिटलाहा है ना, देखिए, तीन चार इसके कंडीशन है। देखिए, ये जो बिटलाहा है ना, मान ले कि संथाल जनजाति में, गांव के अंदर जो भी है, को कुछ ऐसा जघन अपराध कर दिया, ठीक है, तो उसके लिए बिटला की सजा दी जाती है। इसमें आप देख सकते हो कि यौन शोषण भी शामिल है, बलात्कार भी शामिल है, ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रेम विवाह भी जो होते हैं इसमें शामिल होते हैं, अंतरजाति विवाह जो होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसमें शामिल होती है, तब जाके बिटलाहा का सजा दिया जाता है अपराध करने पर। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग करेला दंड की। ठीक है, इसमें सामाजिक बहिष्कार जो होता है ना, तो अगर पुनः समाज में मिलाना होगा, ठीक है, तो इसके लिए आपको सामूहिक भोज देना पड़ता है, सामूहिक भोज। और सामूहिक भोज में क्या होता है? खस्सी भात देना पड़ता है। अरे खस्सी काटो और भात खिलाओ पूरे गांव को, तब जाके पुनः आपको समाज में मिला लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं करेला दंड की। देखिए, करेला दंड जो होता है ये सबसे हल्का दंड होता है, करेला दंड। ठीक है, ये आर्थिक दंड है। इसमें जो जुर्माना लगाया जाता है ना, 5 से लेके 150 रुपया तक लगाया जाता है। ठीक है, कितना से कितना? 5 रुपया से लेके 150 रुपया तक का जुर्माना लगाया जाता है, किसमें? करेला दंड में। आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, और जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का घंटी जो है उसको दबा दें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए, आगे हम बात करते हैं, एक त्योहार होता है भाग सिम त्योहार। संथाला में कौन सा है? भाग सिम त्योहार। ये जो भाग सिम ये जो भाग सिम त्योहार है, ये इसी से क्या होता है ना, कि संथाला में त्योहार बोल सकते हैं, फेस्टिवल, या फिर जो वर्ष की शुरुआत होती है संथाला में, ठीक है। और इसी त्योहार के अवसर पर अधिकारियों का चुनाव होता है 1 वर्ष के लिए। जितने भी अधिकारी होते हैं उसका चुनाव होता है भाग सिंह त्योहार के अवसर पर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ ही जाते हैं कि संथाल में वर्ष की शुरुआत जो होती है वो किस त्योहार के अवसर पर होती है, तो भाग सिंह त्योहार हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग
शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है, वो समाप्त होता है। तो हम लोग अगला वीडियो में जानेंगे ढोकलो सोहोर के बारे में, ठीक है? जो खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। धन्यवाद दोस्तों।